कम हो जाएगा। मुझे तो करंट का मैग्नीट्यूड कम करना है। करंट का मैग्नीट्यूड करने का तरीका बस एक ही है कि जो छोटे छोटे लूप बन रहे हैं उन लूप का क्या कर दो, रेजिस्टेंस बढ़ा दो। अब आप इमेजिन करो कि कोर मेरा ऐसे है, ऐसे कोर है और इसके अंदर फ्लक्स ऐसे जा रहा है, ऐसे फ्लक्स जा रहा है और एडी करंट ऐसे आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, इस कोर को कट करना है, बीच में एयर डालनी है सो दैट जो इसका लूप बन रहा है ऐसे, उसके बीच में क्या आ जाए, टुकड़े में बीच में क्या आ जाए, एयर गैप आ जाए। तो कैसे कट करूं इसको, ऐसे कट करूं कि ऐसे कट करूं, हॉरिजॉन्टल कट करूं? हॉरिजॉन्टल कट करूंगा तो बात नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि करंट तो हॉरिजॉन्टली आ रहा है और मुझे उसके बीच में क्या डालनी है, एयर। तो मुझे कैसे कट करना पड़ेगा बताओ, मुझे वर्टिकली कट करना पड़ेगा सो दैट करंट ऐसे आएगा, ऐसे तो लूप बनाएगा ना, देखो ऐसे लूप बनाएगा तो वर्टिकली कट करना पड़ेगा। क्योंकि वर्टिकली कट करोगे तो ऐसे जो लूप आएगा इधर से इधर और ऐसे घूमेगा, उसके बीच में क्या आ गई, एयर आ गई। एयर आने से उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसके लूप का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एडी करंट लॉस क्या होंगे, कम होंगे। अब आप देखो ये ट्रांसफार्मर है मेरे पास, ठीक है, या फिर ये ट्रांसफार्मर है मेरे पास, इनका आप देखिए जो एक कोर है, इस कोर में ये बीच में कटिंग हो रखी है, ठीक है, क्योंकि जो फ्लक्स है वो नीचे की तरफ आता है। अब क्योंकि फ्लक्स नीचे की तरफ आ रहा है तो एडी करंट लॉस क्या होगा, फ्लक्स देखो कैसे घूमेगा, फ्लक्स देखो मैं यहां पे रखता हूं ना, फ्लक्स बेसिकली ऐसे घूम रहा है, मतलब इधर से इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा। तो यहां पे इस साइड में फ्लक्स किधर जा रहा है, नीचे। तो जो लूप बनेंगे वो किधर बनेंगे, अगर नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं तो करंट ऐसे आना चाहिए, मतलब ऐसे ऐसे आएगा। तो देखो इसलिए बीच में ये वर्टिकल ये वो काटे हुए हैं सो दैट जो लूप बनेगा उसके बीच में क्या आ जाए, एयर आ जाए, समझ आया? तो इसके लिए इसको क्या कर दिया जाता है, कोर को हम लोग बीच में से क्या कर देते हैं, काट देते हैं, ठीक है, उसको काट देते हैं, उसकी स्टैंपिंग बना देते हैं हम लोग सो दैट एडी करंट जो लूप बन रहे हैं उनके बीच में क्या आ जाए, एयर आ जाए, एयर गैप आ जाए। एयर गैप कोई और मटेरियल हम डालते हैं, जरूरी नहीं है एयर, अब कोई दूसरे टाइप का मटेरियल डाल देते हैं, उससे कुछ भी बाद में देखेंगे, ठीक है। सो दैट उसका जो एडी जो करंट की वैल्यू है लूप की, एडी करंट की, वो क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। तो एडी करंट लॉस उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ आया? अब जरा इसको देखते हैं, इसको संभालते हैं, ठीक है। पकड़ो बीच में से, पकड़ो पकड़ो, हाँ पकड़ो, मैं नहीं पकड़ पा रहा हूँ, ये तो बहुत गर्म है। आप करेंगे ट्राई, आप करेंगे ट्राई, आपसे गर्म है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, क्या है बताओ, सुनिए भाई, तो मैंने दिखाया कि एडी करंट लॉस क्या होता है। देखो मटेरियल बहुत गर्म हो गया, इसके अंदर ना सिर्फ एडी करंट लॉस हुआ है क्योंकि ये कोर की तरह एक्ट कर रहा था, इसके अंदर कौन से लॉस हुए, हिस्टैरिसीस लॉस भी हुए, ठीक है, और उसका मुझे खर्चा भी आया। खर्चा मतलब क्योंकि एनर्जी लॉस हुई है, पावर लॉस हुई है, तो मेरा बिल बढ़ गया होगा, ठीक है। तो इसका मतलब, और कमाल की बात यह कि कोई बीच में कोई पाथ भी नहीं है पावर जाने का। जरा देखो बीच में प्लास्टिक लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और पावर फिर भी ट्रांसफर हो गई है, ठीक है। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक कपलिंग, ठीक है, मैग्नेटिक कपलिंग। तो मैग्नेटिक फील्ड से पावर जा रही है, ठीक है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड पावर को लेके जा रही है और दूसरे को दे रही है पावर, ठीक है। और निकल कहां से रही है वो पावर, ट्रांसफॉर्मर से। लेकिन ये कोर गर्म नहीं हुई, जबकि उतना ही फ्लक्स इसमें से भी पास हुआ है। फ्लक्स तो इसमें से भी पास हो रहा है, फ्लक्स यहाँ पे भी है, ये गर्म हो गया, ये तो गर्म नहीं हुआ, बिकॉज इसके अंदर क्या किया हुआ है, स्टैंपिंग, इसके अंदर काट दिया गया है। इसके अंदर फ्लक्स गर्म नहीं कर रहा है इसको, बिकॉज ये काट दिया गया है। इसमें एडी करंट भर नहीं पा रहे हैं ज्यादा, इसमें बढ़िया एडी करंट बने हुए, ठीक है। इसमें छोटे छोटे लूप बने हुए एडी करंट के, ठीक है। और ये इंडक्शन हीटिंग बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंडक्शन हीटिंग, ठीक है। उसकी वजह से गर्म हो गया है, तो ये काफी गर्म हो गया अभी। हाँ जी, पॉइंट की चेकिंग कर सकते हैं, जैसे आयरन जो ऐसे गुड कंडक्टर का हीट है ना, तो साइड से भी होना चाहिए मेरा। नहीं मटेरियल अगर आयरन है तो गर्म होगा पक्का। आयरन तो गर्म हो गया, पर आपने कहा था साइडों से गर्म नहीं है ज्यादा। साइड से कौन सा, दूर ये वाला, हां ये वाला, बिकॉज़ ये आउटर रीजन में है ना, फ्लक्स यहाँ पे फैल गया है एक तरह से, और या फिर एनवायरनमेंट के ज्यादा टच में है ये, तो सराउंडिंग के भी तो टच में, तो ये वाला पार्ट थोड़ा कम गर्म होगा क्योंकि सराउंडिंग ठंडा है ना बाहर का, ठीक है, उसके साथ भी टच है। बीच वाला गर्म है पूरा, ठीक है, इसी वजह से बाहर वाला भी गर्म है।
ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको बताया कि एडी करंट लॉस क्या होते हैं और हिस्टैरिसीस लॉस क्या होते हैं। अब सुनिए भाई। हाँ जी सर, जो आप चेयर के मतलब कर देते हैं मतलब एडी करंट मूव करने वास्ते, हाँ, फिर सर मतलब वो मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा नहीं लोगों को मैग्नेटाइज करने वास्ते? नहीं, बिकॉज क्या आपने फ्लक्स को रोका है? क्या फ्लक्स के बाद में एयर डाली है क्या? आप मुझे बताओ, स्टैंपिंग करने से, देखो इनका बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। इन्होंने बोला आप एयर डाल रहे हो बीच के अंदर, तो एयर डालोगे तो बीच में तो एयर आ जाएगी, कोर के बीच में एयर आ गई तो सेम फ्लक्स पैदा करने के लिए मुझे करंट क्या देना पड़ेगा? ज्यादा। क्या ये सही कह रहे हैं? वैसे तो जायज क्वेश्चन है, बट ये नाजायज जगह पे मतलब आ गया, उस जगह मतलब कंसेप्ट नाजायज है। जरा देखिए कैसे कंसेप्ट कैसे नाजायज है, जरा देखिए। फ्लक्स देखो कैसे फ्लो कर रहा है, फ्लक्स ऐसे फ्लो कर रहा है, सुनिए, फ्लक्स ऐसे फ्लो कर रहा है, और आपने कट किया कैसे किया है? जो एडी करंट है वो कैसे फ्लो कर रहा है? वो ऐसे फ्लो कर रहा है, नहीं समझे? आपने जो स्टैंपिंग कट की है वो कैसे कट की है? बीच में से ऐसे। तो जो फ्लक्स है वो तो आराम से निकल जाएगा पत्तियों से, और जो एडी करंट है वो उसके बीच में क्या आएगा? एयर आएगी। इसका मतलब फ्लक्स पे फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जो एक्साइटिंग करंट है वो ज्यादा नहीं लेगा। कहीं आप सोचो कि एयर इंट्रोड्यूस हो गई है, एयर इंट्रोड्यूस हो गई और फ्लक्स के पाथ में इंट्रोड्यूस नहीं हुई भाई। फ्लक्स का पाथ तो अभी भी वैसा ही चला जाएगा, उसमें इंट्रोड्यूस नहीं हुई है एयर, एडी करंट के पाथ में एयर इंट्रोड्यूस हुई। आप समझे? चलिए, तो मैंने बताया क्या कि आपका एडी करंट क्या होता है। अब एक दो पॉइंट लिखिए। एडी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एडी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू thickness, type of the material and thickness of the material, thickness of the material मतलब कितना ये थिक है। जैसे ये देखो, अगर ये ज्यादा मोटा रहेगा तो इसमें ये ज्यादा करंट फ्लो करेंगे, इसलिए पतला पतला इसको काट दो। थिकनेस मतलब विड्थ ऑफ द मटेरियल, जो विड्थ होती है ना, जैसे आपको मैं कोर दिखा रहा हूँ, जरा देखना, ये जो कोर की विड्थ है, ये वाली विड्थ इस पे डिपेंड करता है, इसलिए इसको पतला पतला हम क्या कर देते हैं? इसको काट देते हैं, पतला पतला काट देते हैं, सो दैट ये विड्थ क्या हो जाए? विड्थ कम हो जाए, इसकी स्टैंपिंग कर देते हैं, बीच में काट देते हैं इसको, ठीक है? क्योंकि जितनी ज्यादा विड्थ होगी उतना करंट इजीली फ्लो कर जाएगा, उतना लूप इजीली बना पाएगा, तो इसलिए इसको विड्थ को कट कर देते हैं सो दैट करंट लूप ना बना पाए, बीच में क्या जाए, ये डिस्टेंस इसकी छोटी हो जाए। नहीं समझे क्या? तो विड्थ के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए हम इसको विड्थ को कट करते हैं सो दैट ये पूरा आयरन ना डालें इसके अंदर, ठीक है? एडी करंट लॉस उससे अदरवाइज ज्यादा हो जाएगा, ठीक है भाई? चलिए, दूसरा एडी करंट लॉस का जो फॉर्मूला होता है, मैं डिराइव नहीं करवा रहा उसको, ट्रांसफर में देखते हैं उस टाइम, आगे जब ट्रांसफर पढ़ना शुरू करेंगे तो होता है KE F² BM², KE F² BM², KE F² BM², ये मेरा क्या होता है? एडी करंट लॉस का फॉर्मूला होता है, ठीक है? एडी करंट लॉस का फॉर्मूला होता है। KE is directly proportional to, लिखिए, KE is directly proportional to, KE depends on the material and thickness of the material, KE depends on the material, किस टाइप का मटेरियल है, मतलब आयरन है कि सिलिकॉन स्टील है, मे बी और भी होते हैं ना, कास्ट स्टील है, ठीक है, फेराइट कोर है, किस टाइप का कोर है, किस टाइप का मटेरियल है, और आपका क्या उसका ये थिकनेस क्या है, ठीक है? उस पे डिपेंड करता है क्या चीज? आपका एडी करंट लॉस, ठीक है? KE करेगा तो एडी भी करेगा ना, एडी करंट लॉस भी तो KE पे डिपेंड करता है, जो KE किस पे डिपेंड करेगा? एडी भी उसी पे करेगा, मतलब थिकनेस पे डिपेंड करता है एडी करंट लॉस, करेक्ट है? फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट होता है वैसे, आप देखोगे फिलहाल इस फॉर्मूले में क्या लग रहा है? फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, बट एक्चुअल में थोड़ा मॉडिफाई करेंगे इस फॉर्मूले को, बाद में देखेंगे वो चीज, फिलहाल आप बस लिख के रखिए, ठीक है? नेक्स्ट वाला देखिए, एक और चीज, KE डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड थिकनेस ऑफ द मटेरियल, ठीक है? मटेरियल एंड थिकनेस ऑफ द मटेरियल। आगे बढ़े भाई, चलिए नेक्स्ट वाला पे डिपेंड नहीं करता है जी, वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा सिर्फ ना, ये नहीं करेगा वॉल्यूम पे डिपेंड, ये वॉल्यूम ऑफ द कोर उस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है? ये ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखिए, मैं स्क्रॉल कर दूं तो कल की क्लास में ट्रांसफर शुरू होगा, ठीक है? आज तो मैं आपको यही करवाऊंगा, कल की क्लास में हम ट्रांसफर देखेंगे, ट्रांसफर क्या होता है, ठीक है? नेक्स्ट वाला देखिए अभी एक और चीज, अगर मटेरियल के अंदर हिस्टैरिसीस और एडी दोनों करंट लॉस हो रहे हैं, अगर दोनों करंट लॉस हो, और मान लीजिए मे बी आप उस तरह सोचो,
देखो एक मिनट रुको जरा, थोड़ा सा मुझे सोचने दो। ये हिस्टेरेसिस लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है इसका एरिया, ठीक है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दूंगा, सप्लाई फ्रीक्वेंसी मैंने इंक्रीज कर दी, तो होगा ये कर्व थोड़ा खुद खोल लेगा खुद को, ऐसा क्यों? लिखो आप, ये पॉइंट लिखो, ये पॉइंट लिखिए। The BH loop for the slowly varying magnetic intensity. The BH loop for the slowly varying magnetic intensity is called the hysteresis loop or static loop. The BH loop for slowly varying magnetic intensity और मैग्नेटिक डेंसिटी स्लोली वेरिंग, मतलब बहुत धीरे धीरे वेरी कर रहे हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है, ठीक है। स्लोली वेरिंग इंटेंसिटी इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लूप और स्टैटिक लूप। इसको हम बोलते हैं, जो अंदर वाला जो डार्क देख रहे हो आप, ये क्या है, स्टैटिक लूप। मतलब इसमें जो बी है और जो एच है वो स्लोली वेरी कर रहे हैं, मतलब अराउंड 50 हर्ट्ज है, ठीक है। 50 हर्ट्ज बहुत कम होती है, वो ज्यादा नहीं होती, वैसे सोचने में लगता है 1 सेकंड में 50 साइकिल, वो हमारे लिए है, पर वो एक्चुअल में इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के ये इसको बोलते हैं स्टैटिक लूप, ठीक है, या हिस्टेरेसिस लूप, ठीक है। आगे लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, इफ हाउएवर द करंट थ्रू द कॉइल चेंजेस रैपिडली, अगर करंट को की फ्रीक्वेंसी में बढ़ा दूं, करंट थ्रू द कॉइल चेंजेस रैपिडली, करंट थ्रू द कॉइल चेंजेस रैपिडली, द BH loop becomes broader, the BH loop becomes broader because of the pronounced, the BH loop becomes broader because of the pronounced effect of eddy currents induced, because of the, लिखिए, if however the current through the coil changes rapidly, the BH loop becomes broader, BH loop थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, broader हो जाएगा, the BH loop becomes broader because of pronounced effect of eddy currents induced in the core, because of pronounced effect of the eddy current induced in the core। ये कह रहा है कोर की वजह से, कोर में एडी करंट लॉस बढ़ेंगे, क्योंकि आप फटाफट करंट को चेंज कर रहे हो। फटाफट करंट चेंज करने के लिए फ्लक्स भी क्या होगा उसके अंदर, कोर के अंदर फटाफट चेंज होगा तो कोर को भी गुस्सा आएगा, वो भी क्या बोलेगी, तुम तो यार मतलब एक तरह से बहुत फास्ट चेंज कर रहे हो फ्लक्स को, तो इसका मतलब जो उसमें एडी करंट होंगे, उसमें जो वोल्टेज इंड्यूस होगी वो भी क्या होगी, NT/dt ज्यादा होगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स वो ज्यादा है, बहुत फास्ट फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होगी एडी करंट पैदा करने के लिए वो ज्यादा होगी, क्योंकि फ्लक्स फास्ट चेंज हो रहा है उसमें। तो एडी वोल्टेज क्या होगी, ज्यादा होगी, और एडी वोल्टेज से जो करंट आएगा, एडी करंट, वो भी क्या होगा, वो ज्यादा अमाउंट का करंट आएगा, नहीं समझे, तो लॉस ज्यादा होगा। तो वो लॉस हिस्टेरेसिस में भी अफेक्ट होगा, दिखाई देगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इतना ब्रॉडर हो जाएगा। आप लिख लीजिए, बिकम ब्रॉडर बिकॉज ऑफ द प्रोनाउंस्ड इफेक्ट ऑफ एडी करंट इंड्यूस्ड इन द कोर। दिस एनलार्ज्ड लूप इज कॉल्ड हिस्टेरो एडी करंट लूप। हिस्टेरो एडी करंट लूप, इसको क्या बोलते हैं, हिस्टेरो एडी करंट लूप। मतलब इसमें हिस्टेरेसिस भी आ गया और क्या आ गया, एडी भी आ गया, दोनों मैंने दिखा दिया इसमें। इस बार हिस्टेरेसिस भी आ गया, एडी भी आ गया, हिस्टेरो एडी करंट लूप। Enlarged loop is called hysteroeddy current loop और dynamic loop। इसको static loop नहीं बोलते भाई, इसको क्या बोलते हैं, dynamic loop बोलते हैं, ठीक है भाई, इसको dynamic loop बोलेंगे। चलिए, तो ये मेरा बेसिक पार्ट था। अब शुरू करते हैं ट्रांसफॉर्मर। इसका तो बेसिकली एरिया बढ़ा है बिकॉज ऑफ एडी करंट, इसमें एडी भी आ गया। टोटल एरिया होगा अब यहाँ पे, डायनेमिक हिस्टेरेसिस का जो टोटल एरिया होता है उसमें एडी और हिस्टेरेसिस दोनों लॉस होते हैं, जबकि स्टैटिक हिस्टेरेसिस लूप में क्या होता है, सिर्फ हिस्टेरेसिस लॉस होते हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखिए। स्टैटिक हिस्टेरेसिस में सिर्फ हिस्टेरेसिस लॉस होते हैं, डायनेमिक में क्या होते हैं, हिस्टेरेसिस प्लस एडी। ना इसमें हिस्टेरेसिस प्लस एडी आ गया ना, हिस्टेरेसिस तो इतने का इतना ही है, वो एक्स्ट्रा एडी और हो गया, इसमें दोनों ऐड हो गए, ठीक है। अब सुनिए भाई, तो यहाँ पे मेरा बेसिक खत्म होता है, ठीक है। अब मुझे शुरू करना है
ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। आप हेडिंग डालिए ट्रांसफॉर्मर, आप लिखो, ठीक है। मैं आज कुछ समझाऊंगा, मैं बस ऐसे ही जस्ट आपसे बातें करूंगा, ठीक है। आज कुछ लिखवाऊंगा नहीं, आप सिर्फ ट्रांसफॉर्मर लिखो, लिखवाऊंगा कुछ भी नहीं, सिर्फ ट्रांसफॉर्मर लिखो, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर, अरे भाई लिखो तो सही। सर एडी करंट आने की वजह से उसकी वो जो रिटेंटिविटी वो भी बढ़ती है, हाँ, ऐसे कई सारी चीजें बड़ी खतरनाक होती है, ठीक है। मतलब उनको जरूरी नहीं है कि हम एक्सप्लेन कर पाए, बट वो बस ये है कि मैं एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, ठीक है। रिटेंटिविटी भी बढ़ी है, देखो ये भी ज्यादा करेगा, ठीक है। बिकॉज मे बी आप कह सकते हो कि जो एडी करंट होते हैं वो भी कुछ फ्लक्स पैदा करते हैं, मे बी, बट वो ऑपोजिट फ्लक्स पैदा करते हैं। तो मैं देखता हूँ, मैं सर्च करना पड़ेगा, मुझे ये भी बड़ी मुश्किल से मिला, ठीक है। मैं डायनेमिक लूप सर्च कर रहा था बाकी बड़ी दिनों से, वो किसी ने पूछा था मुझसे बहुत पहले पिछले क्लास, अब वो मुझे कहीं मिला तो मैं बता रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि डायनेमिक लूप, हिस्टैरिसीस लूप क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, ठीक है। देखते हैं। जो स्टेटमेंट लिखवाई है ना कि ड्यू टू द फैक्ट ऑफ एडी करंट हिस्टैरिसीस लॉस इंक्रीजेस, ना तो ऐसा का भी सीन भी रहा, ये तो जो एरिया बड़ा वो एडी करंट की वजह से बड़ा है। देखो एडी करंट की वजह से बढ़ा है, मेरे हिसाब से एडी और हिस्टेरिक दोनों आ गए इसमें, इसने क्लैरिफाई नहीं किया है। मैं बट चेक करता हूँ, इसमें करेक्ट करवा दूंगा, अगर कुछ चेंज हुआ तो बताऊंगा, ठीक है। वापस ये लिख के रखो, अभी स्टेटमेंट ठीक है, इसको मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। हाँ जी सुनिए, ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर पढ़ते हैं, बातें करनी है बस, ठीक है। आपसे जरा मैं पूछूंगा बस, ठीक है। आप मुझे बताना, थोड़ा बहुत ऐसे शेयर करते थोड़ा, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर क्या चीज होती है, थोड़ा सा बताएंगे? लिखेंगे कुछ नहीं, कल लिखेंगे जो भी लिखना होगा, ठीक है। आप बताइए ट्रांसफॉर्मर क्या चीज होता है, आपने अपने आइडियाज, ठीक है। वोल्टेज लेवल चेंज करता है, सिर्फ वोल्टेज लेवल चेंज करता है, करंट का लेवल भी चेंज करता है, ठीक है। अच्छा, इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज होता है, वो पढ़ेंगे हम कल। इम्पीडेंस मैचिंग क्या होती है? सर्किट आइसोलेशन, बिल्कुल सही है, बिकॉज एक साइड दूसरी साइड से कनेक्ट नहीं होती। जैसे देखो इस साइड को पता नहीं है कि इस साइड क्या हो रहा है, क्योंकि आपस में कनेक्टेड ही नहीं है, तो एक सर्किट को अगले वाले सर्किट को पिछले वाले सर्किट से आइसोलेट कर देता है, कोई कनेक्शन नहीं है फिजिकली, ठीक है। तो सर्किट आइसोलेशन एक तरह से आप कह सकते हो। और बोलिए, और क्या कर सकता है ट्रांसफॉर्मर, और क्या करता है? और आपने डेफिनेशन तो बताई, फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। क्यों फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, आप एक्सप्लेन कर सकते हो? बिकॉज सुनिए, आप मुझे प्राइमरी से सेकेंडरी में वोल्टेज क्यों पैदा हुआ? देखो प्राइमरी में आपने कॉइल में करंट दिया, सुनिए भाई, प्राइमरी में की कॉइल में करंट दिया, उससे कुछ फ्लक्स पैदा हुआ, अल्टरनेटिंग फ्लक्स। अब ये अल्टरनेटिंग फ्लक्स जो सेकेंडरी साइड कॉइल है उसमें से लूप बनाएगा कुछ फ्लक्स, ठीक है। और उसके अंदर भी चेंजिंग फ्लक्स है ये, तो क्यों, हालांकि फ्लक्स इसकी वजह से पैदा हुआ है, बट क्योंकि दूसरी कॉइल में से पास हो रहा था और वो भी चेंजिंग, तो दूसरी कॉइल को भी गुस्सा आएगा और इसका मतलब दूसरी कॉइल भी क्या करेगी, वोल्टेज इंड्यूस कर लेगी, इसका मतलब दूसरी तरफ वोल्टेज बनेगा। आप सुनिए, जिस रेट से फ्लक्स चेंज होगा उसी रेट की वोल्टेज इंड्यूस होगी, उसी रेट से वोल्टेज इंड्यूस होगी, ठीक है। जिस फ्रीक्वेंसी का फ्लक्स होगा उसी रेट का यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस होगा। और फ्लक्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो करंट की फ्रीक्वेंसी होती है। इसका मतलब जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वही फ्लक्स की फ्रीक्वेंसी, और क्योंकि फ्लक्स की फ्रीक्वेंसी एफ है, या जो भी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर है, वही फ्रीक्वेंसी का क्या होगा यहाँ पे, वो कल देखेंगे मैथमेटिकली, ठीक है। कल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता। ट्रांसफॉर्मर एक्टिव डिवाइस है कि पैसिव डिवाइस है? एक्टिव क्या होते हैं, पैसिव क्या होते हैं? पैसिव जैसे RLC पैसिव होते हैं, जो पावर एम्पलीफाई नहीं कर सकते, ठीक है, वो पैसिव होते हैं जनरली, ठीक है। जो पावर एम्पलीफाई ना, मतलब एक तरह से हाँ ठीक है, मतलब सिग्नल एम्पलीफाई ना कर सके, एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव है। क्यों पैसिव है? देखो देखो आप बोल नहीं चाहते, देखो RLC ये पैसिव है, और ट्रांसफॉर्मर भी क्या है, L है, तो बेसिकली उस तरह से आप कह सकते हो पैसिव है। पैसिव में एक्चुअल डेफिनेशन सर्च करना, ठीक है, कि क्या है पैसिव की। कई 3-4 चीजें लाइनें हैं उसमें पैसिव, कई बार देखता हूँ दिमाग से निकल जाती है फिर से, ठीक है। तो आप चेक करना पैसिव एलिमेंट क्या होता है, एक्टिव क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिए, और जरा देखिए, मेरे पास यहाँ पे 3 फेज के ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है।
तो मैं इनसे डेल्टा भी बनाऊंगा, मैं इनसे स्टार भी बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लीजिए, देखो इसका ग्राउंड अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसका लाइव निकालूं फैन का, इसका ग्राउंड वही लगा देता हूं, इसका लाइव निकाल लूं, और जो मेरे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर है, मेरे पास जो मेरे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर है 3 फेज का ट्रांसफॉर्मर, उसकी मैंने लाइव ले रखी है, फेज ले रखे हैं, ए फेज है, बी फेज है, सी फेज है। मेरे पास एक फेज आ गया ट्रांसफॉर्मर से, यहाँ से जो ट्रांसफॉर्मर आएगा, यहाँ पे 3 फेज का ट्रांसफॉर्मर है, उससे मैं एक लाइव ले लूंगा, एक फेज ले लूंगा, ठीक है। और जो फैन है, फैन को क्या चाहिए, एक तो लाइव चाहिए और एक क्या चाहिए, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल तो यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, वो लगा के रखता हूँ, और लाइव में यहाँ पे लगा दूँ, तो क्या फैन चलेगा, फैन तो चलना चाहिए। नहीं सर, पक्का फैन नहीं चलेगा। फैन क्यों नहीं चलेगा, बिकॉज जरा देखिए, यहाँ पे लाइव जरूर आपने प्रोवाइड किया है, ठीक है, पर सर्किट कंप्लीट होगा। ग्राउंड, जब इसका ग्राउंड में करंट चला गया तो ग्राउंड में इस कॉइल को वापस सीधा मिलना चाहिए, जबकि इसका जो न्यूट्रल है वो तो ग्राउंडेड है ही नहीं। तो मैं क्या करूं फिर इसके न्यूट्रल को ग्राउंड करने के लिए? मेरे पास तो अभी फिलहाल ये बस ऐसा ही है, ग्राउंड कैसे करूं मैं इसका न्यूट्रल, कैसे कराऊं, उसके न्यूट्रल में लगाऊं, उसके न्यूट्रल में लगा दूंगा। भाई मैं कह रहा हूँ कि जो है सप्लाई, भाई देखो यहाँ पे लाइव और अवेलेबल है, न्यूट्रल भी अवेलेबल है, तो काम करता है, इस ट्रांसफॉर्मर का न्यूट्रल यहाँ पे लगा देता हूँ। तो इसका मतलब जो ट्रांसफॉर्मर का न्यूट्रल होगा और जो सप्लाई का सारे का न्यूट्रल होगा, तो बराबर ही हो जाएगा, फिर तो कनेक्शन हो जाएगा उसके साथ, फिर तो चलना चाहिए। ऐसा होगा क्या, चलिए जरा चेक करते हैं। देख आप क्वेश्चन समझे, सिंगल फेज पे समझाता हूँ, चलो एक बार सिंगल फेज पे समझाता हूँ। जरा देख, मेरे पास एक सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है, आप जरा समझना, जरा मुझे बताना ऐसा होगा क्या। देखिए मेरे पास एक सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है, ये कॉइल है, ये मेरा लाइव है और ये मेरा न्यूट्रल है। न्यूट्रल ग्राउंड होता है, मैंने स्विच में लगा रखा है, ये मेरा स्विच है ना, तो लाइव मैंने यहाँ पे दे रखा है, न्यूट्रल मैंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इस तरह से कनेक्शन कर रखा है, ये प्राइमरी साइड को कनेक्ट किया हुआ, इधर वाली साइड, ठीक है, इधर एक लाइव में एक न्यूट्रल, न्यूट्रल मेरा ग्राउंड है, और इधर भी 2 वायर निकले हुए हैं, ठीक है, सेकेंडरी में 2 वायर निकले हुए हैं। अब मैंने क्या किया, इसको जो स्विच का न्यूट्रल था उसको उसमें लगा दिया, न्यूट्रल में, और यहां पे बल्ब लगाया, और ये इसका जो दूसरा सिरा था वो न्यूट्रल में डाल दिया। देखो न्यूट्रल में डाल, ध्यान से देखो सर्किट है भाई, मेरे पास ये एक्सटेंशन कोड है ना, इसमें इधर लाइव न्यूट्रल है, लाइव न्यूट्रल है, लाइव न्यूट्रल है, लाइव न्यूट्रल है, ठीक है। अब सुनिए मैंने क्या किया, एक लाइव न्यूट्रल तो ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी में चला गया, क्योंकि टोटल कितने लाइव न्यूट्रल है, 4 है मेरे पास, देखो 4 अवेलेबल है, तो एक तो मैंने ट्रांसफॉर्मर में दे दिया लाइव और न्यूट्रल। दूसरे का क्या किया, सेकेंडरी साइड का क्या किया, मैंने न्यूट्रल लगा के इसमें डाल दिया, और इसका बल्ब का भी न्यूट्रल इसमें डाल दिया, और बल्ब का जो दूसरा एंड है वो लाइव में लगाया। क्या बल्ब जलेगा? यस सर। क्लोज सर्किट हो गया क्या भाई? देखो सुनो यार, मेरे पास ये एक्सटेंशन कोड है, देखिए ये लाइव है, सारे लाइव है, ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं, सारे पैरेलल में जुड़े हुए हैं, ठीक है, और ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। अब सुनिए मैंने क्या किया, मेरा ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी मैंने क्या की, जरा देखिए, प्राइमरी को एक को तो लाइव में लगा दिया इसके यहाँ पे, और ये जो सेकेंडरी है ये यहाँ पे लगा दिया। न्यूट्रल यहाँ पे ग्राउंडेड है, ध्यान रखना, न्यूट्रल ग्राउंडेड है, सारे न्यूट्रल क्या है, ग्राउंडेड है, सारे न्यूट्रल ग्राउंड से कनेक्ट है। ये एक बस बनी हुई है न्यूट्रल की, तो सारे न्यूट्रल ग्राउंड है, ठीक है, ये सारे ग्राउंड हो रखे हैं, सारे न्यूट्रल पैरेलल में कनेक्ट है, ग्राउंड हो रखे हैं, ठीक है। अब सुनिए मैंने क्या किया, आप बताना जरा, देखता ये मैंने ग्राउंड कर दिया, यहाँ से ये ग्राउंड है, ठीक है, और एक इसमें लाइव लगा दिया, एक न्यूट्रल लगा, यहाँ पर कनेक्शन समझ आया। अब दूसरी तरफ देखिए मैंने क्या किया, दूसरी तरफ मैंने ये पॉइंट कहाँ पे डाल दिया, न्यूट्रल पे कनेक्ट कर दिया, इसके न्यूट्रल पे कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये पॉइंट
ये पॉइंट ग्राउंड हो गया, और दूसरा पॉइंट दूसरे न्यूट्रल में डाल दिया, ये भी ग्राउंड हो गया। क्या ये बल्ब जलेगा? इधर 220 वोल्ट है, क्या इसका सर्किट कंप्लीट होगा? बल्ब का क्लोज लूप बन जाएगा। करंट यहां से निकलेगा क्या यहां पे वापस आ जाएगा? करंट आएगा? बताओ, चेक करें। चलिए अब आप देखना आप क्या करोगे। अब आप आना चाहिए क्या वैसे? भाई यहां से करंट जाएगा, सुनिए, यहां से करंट जाएगा, बल्ब के थ्रू चला गया, कहां पे चला गया? ग्राउंड। चलिए देखते हैं, आपको पहले क्वेश्चन समझ आया? आपको क्वेश्चन समझ आया? चलिए जरा देखते हैं, अभी भी सोचो। कितने लोग कहते हैं कि चलेगा, बल्ब चलेगा, और कितने लोग कहते हैं नहीं चलेगा? चलिए देखते हैं। एक काम करता हूं, सुनिए, ट्रांसफॉर्मर का एक एंड मैं क्या करूं, देखो मैं चेक करता हूं इसमें लाइव और न्यूट्रल कौन सा है, ऑन कर रखा है। देखिएगा, मैं एक बार टेस्टर से चेक कर लेता हूं। देखिए यहाँ पे इसकी लाइट नहीं चल रही, इसका मतलब ये क्या है, ये साइड क्या है? न्यूट्रल। ये क्या है? ये लाइट चल रही है, ये लाइट, इधर वाला न्यूट्रल, इधर वाला लाइट। तो एक काम करता हूँ, ट्रांसफॉर्मर का एक एंड तो क्या कर रहा हूँ, आउटपुट का एक एंड में क्या कर रहा हूँ, एक एंड मैं कहां पे डाल रहा हूँ? न्यूट्रल में, क्योंकि देखो ना ट्रांसफॉर्मर का एक एंड कहां पे चला रही है? न्यूट्रल में। तो न्यूट्रल में डाल, न्यूट्रल इस साइड वाला है ना, देखिए भाई न्यूट्रल में डाल दिया, ट्रांसफॉर्मर का एक साइड में न्यूट्रल में डाल दिया, ठीक है। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मर की ये वाली साइड ऑलवेज क्या होगी? ग्राउंड, ठीक है। एक साइड ट्रांसफॉर्मर की ऑलवेज ग्राउंड होगी। अब जरा देखिए मैं क्या कर रहा हूं, बल्ब को जो दूसरी वाली साइड है उसके साथ जरा बल्ब को कनेक्ट कर रहा हूं। जरा देखिएगा, ये मेरा वायर है दूसरे वाला, उसके सीरीज में क्या लगाना है मुझे? बल्ब, ठीक है। तो एक काम करता हूं, बल्कि ये यहीं पे लगा देता हूं, ट्रांसफॉर्मर की सीरीज में लगा देता हूं। तो ट्रांसफॉर्मर की दूसरी साइड से बल्ब का एक सिरा मैंने कनेक्ट कर दिया, और दूसरा सिरा कहां पे कनेक्ट करूंगा? सप्लाई में। नहीं, दूसरा कहां पे करूंगा? न्यूट्रल में। लेकिन कौन से न्यूट्रल में? स्विच के दूसरे वाले न्यूट्रल में, ठीक है। स्विच के दूसरे वाले न्यूट्रल, एक न्यूट्रल यहाँ पे, दूसरा न्यूट्रल यहाँ पे, तो स्विच के दूसरे न्यूट्रल में कनेक्ट करूंगा। लेकिन जरा पहले एक बार ऑन तो कर दूं ट्रांसफॉर्मर को। तो फिलहाल ये सर्किट बन गया, जरा देखिए, फिलहाल ये सर्किट बना दिया मैंने। ये एंड मेरे पास खाली है, और ये कहां पे जाएगा? न्यूट्रल में। लेकिन कौन से न्यूट्रल में? स्विच के दूसरे साइड वाले न्यूट्रल में जाएगा, ठीक है। जरा देखते हैं, अब ये सस्पेंस है ना। चलिए देखते हैं, मैं पहले ऑन कर दूं ट्रांसफॉर्मर को, बाद में न्यूट्रल में डालेंगे ना, ठीक है। इधर ऑन था कि ऑफ था? पहले ऑन था क्या? हाँ जी, जरा देखिए, मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया, हाँ जी। चलिए जरा देखिए, अब एक काम करता हूँ, न्यूट्रल में डालता हूँ। न्यूट्रल कौन सा है बताओ? इधर वाला कि उधर वाला? इधर वाला। जरा देखिए, इधर वाला न्यूट्रल में डाल रहा हूँ, ये तो चल गया नहीं? न्यूट्रल कॉमन होता है वैसे भी इसमें, तो आपको डाउट क्यों आ रहा था? मुझे तो यही समझ नहीं आया। जरा देखिए, सब जगह न्यूट्रल है, कहीं पे लगा दो। अगर मैं इसको जमीन पे रखे और चप्पल से दबा के खड़ा हो जाऊं, तब बताओ, जमीन भी तो ग्राउंड है, ये जलेगा? अच्छा नहीं, थोड़ा मुझे ये वाइट वॉश आ गया ना, पानी डाल दो। कोई यार, कोई वैसा दो ना कुछ जिसका साथ
ग्राउंड में कर सकूं। एक काम करें, आपने ये पैर रखा है, इसके साथ टच अगर होगा तो करंट लगेगा आपको। आपने जूते पहने आप आ जाओ। इसको दबा दो, ग्राउंड बन नहीं रहा है, इसका ग्राउंड प्रॉपर बन नहीं रहा है, करंट ज्यादा जा नहीं रहा है, ठीक है। वैसे तो जाना चाहिए, ये भी ग्राउंड है, लेकिन अगर इसमें कोई सरिया खड़ा होता ना तो फिर बढ़िया होता, फिर तो सरिये में लगा देता तो ग्राउंड हो जाता, ठीक है। छोड़ दिया। ये ग्राउंड कैसे है? कंडक्टिंग थोड़ी है जो बिल्ड है। क्या चीज? बिल्डिंग कंडक्टिंग। क्यों? ये ग्राउंड से सीमेंट लगा के आप पत्थर लगा के ऊपर लाए हो, ठीक है। तो मैंने आपको बताया प्रॉपर ग्राउंडिंग कैसे होती है। तो बट जो फ्लोर है वो कंडक्टिंग थोड़ी है। बिल्कुल, ये उस तरह का कंसेप्ट नहीं है, बेसिकली वो चार्ज का कंसेप्ट होता है, चार्ज लेना देना। तो इसका चार्ज लेना देना बड़ा आसान रहता है पत्थर से, ठीक है, या सीमेंट से, उस तरह का कंसेप्ट होता है। तो जरा देखिए, अगर मैं न्यूट्रल लगाऊंगा तो न्यूट्रल, ये सारे न्यूट्रल एक ही कॉमन बस में है, आपको मैंने बता दिया ना कॉमन बस है, ठीक है। तो करंट यहाँ से जाके वापिस यहाँ से निकल आएगा, इस तरह का लूप बनेगा, ठीक है, इस तरह का लूप बनेगा, करेक्ट है। तो इस तरह का ये करंट अपना फ्लो करेगा। एक और चीज जरा देखिए, आगे मैं एक एक्सपेरिमेंट आपको दिखाऊंगा, कैपेसिटर का इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। मे भी आप आगे देखोगे वैसे तो, लेकिन मैं पहले ही आपको बता दूं, ठीक है, जरा देख लीजिएगा, क्योंकि अपने पास आज टाइम है, क्या पता अगले दिन टाइम ना रहे है। देखिए भाई, एक काम करते हैं, सुनिए, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, आप जरा देखना, मैं कैपेसिटर पैरेलल में लगाऊंगा तो क्या होगा। बल्ब के, अब जरा देखना, बल्ब के पैरेलल में कैपेसिटर लगाऊंगा तो बल्ब के साथ क्या होगा, ठीक है। आप आ जाओ जरा, इधर आ जाओ, इसको पकड़ना, इसको पकड़ लेना, ठीक है, बस यहां से पकड़ लो, बस आप ये पकड़ लो, ठीक है। जरा देखिए, कैपेसिटर का एक पॉइंट में कनेक्ट कर देता हूं, आप जरा देखना अभी क्या होगा, ठीक है। फिलहाल बल्ब चल रहे हैं, क्या हो रहा है, ब्राइटनेस बढ़ गई, ठीक है। अब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको, ब्राइटनेस बढ़ गई है, मैंने कैपेसिटर लगाया पैरेलल में बल्ब के, तो उससे क्या हो गया, मेरी ब्राइटनेस बल्ब की बढ़ गई। अब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, आपका होमवर्क, ठीक है। चलिए आज के लिए